डायफ्रैक्शन। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये अगर आप किसी भी वेव को चेक करना चाहते हो कि वो कंप्लीट वेव की प्रॉपर्टी है या नहीं, उसे वेव कहा जा सकता है या नहीं, तो हर टाइप की वेव्स में ये तीनों प्रोसेस आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की वेव हो। तो ये आपको हर वेव कैटेगरी में कंफर्म मिलता है। तो अगर आपके पास एक वेव, आप लेट सपोज एक नई फॉर एग्जांपल डिस्कवर किया, उसे आप वेव कह रहे हो, तो अगर कोई पूछे कि आप कैसे प्रूफ करोगे ये वेव है, तो उसमें आप ये तीन प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो, और इससे आपको रिजल्ट जो मिलेगा, फिर आप ये क्लियरली कह सकते हो कि ये जो हमने डिस्कवर किया बेसिकली ये आपके पास वेव की ही फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन के आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, डायफ्रैक्शन में ये होता है कि जैसे एजिस के थ्रू डिफ्लेक्शन होगी, उन्हें हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो माउंटेनियस एरिया की, वहाँ पर हाइट कम ज़्यादा मतलब अनइवन होती है, और जैसे वहाँ से सिग्नल्स आपको रिसीव होते हैं, तो वो सिग्नल भी डेफिनेटली किसी वेव की फॉर्म से रिसीव हो रहे हैं, रेडियो वेव से रिसीव हो रहे हैं आपको। तो वहाँ पर जो माउंटेनियस एरिया, क्लिफ एक्सेट्रा रॉक्स हैं, उनके कॉर्नर से स्ट्राइक होते हुए रैंडम एंगल्स पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है। आपके पास, आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आप कॉर्नर से, जैसे एज होता है, उससे स्ट्राइक करके जाओ, तो कोई भी एंगल पॉसिबिलिटी हो सकता है डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिखोगे। और ऑब्स्टेकल्स। तो ये आपके पास सिंपल डायफ्रैक्शन का आइडिया हो गया। और इसमें आपको बस दो केसेस याद रखने होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। एक कंडीशन ये होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैरियर्स गिवन हो। अब यहाँ पर दो डिफरेंट फॉर्म में बैरियर्स गिवन है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें हम, तो इसमें आपको गैप काफ़ी क्लियर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वेव्स हैं, और इन वेव्स में क्या होगा कि इनका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेवलेंथ है। ठीक है। अब यहाँ पर वेवलेंथ में क्या होगा कि आप वेवलेंथ को कंपेयर करोगे इस गैप से, जो कि बैरियर का गैप है। तो क्लियरली आपको इस डायग्राम में ये नज़र आ रहा है कि ये जो गैप है वो ग्रेटर है। ठीक है। और गैप जब ग्रेटर होता है, तो उस वक्त आपको वेव्स किस तरह से बनानी होंगी, उस वक्त आप वेव्स बनाओगे स्लाइटली, मतलब वो कॉर्नर से कर्व होंगी और सेंटर से स्ट्रेट चली जाएंगी, क्योंकि सेंटर में आप देखो काफ़ी बड़ा गैप है। तो सेंटर से वेव्स को इजी स्पेस मिल रहा है, पास हो सकती है वो। और जो थोड़ा सा ये कॉर्नर्स हैं, ये एजेस होंगे बेसिकली, इन एजेस से स्ट्राइक होने के बाद जो है वो कर्व हो जाएगी। तो आपको इस तरह की कर्व वेव्स मिलेंगी। ठीक है।
अच्छा, इसमें एक चीज आपने और फोकस करनी होती है। अभी तो खैर फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ की है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्लियरली इस चीज को फोकस किया है कि जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है गैप से। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेवलेंथ शॉर्ट होगा गैप से तो हमेशा आप मेजरमेंट ऐसे ही करोगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस में भी वो डायरेक्टली आपको वैल्यूज देते हैं और आप पेंसिल रूलर से एग्जैक्टली मेजर करके मार्क कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी डायग्राम के लिए क्या होगा कि दूसरी डायग्राम के लिए जब सेमी सर्कल्स बनेंगे तो अगर आप कंपास भी लेकर जाओ तो उसमें आपको और हेल्पफुल हो जाएगा डायग्राम को क्लियरली और क्लीन ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप। अब आप देखो गैप बहुत शॉर्ट है यहाँ पर, और अगर सेम वेवलेंथ को हम कंसिडर करते हैं तो पहले जो वेव्स थी वो आपके पास फॉरवर्ड ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद आपको इस पैटर्न में नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेव्स होंगी, अब यहाँ पर आप वेवलेंथ देखो, वो क्लियरली गैप से ग्रेटर है। ठीक है, और जब ग्रेटर होगी तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट्स आप बनाओगे वो सेमी सर्कल होंगे। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि वेवलेंथ आपके पास दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये चेंज नहीं करना इन्हें, क्योंकि चेंज करने से हमें ये होगा कि शायद मीडियम चेंज हो गया। ये तो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि मीडियम चेंज होता है, इसमें मीडियम कोई चेंज नहीं हो रहा, मीडियम वही है, तो वेवलेंथ भी सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम। ठीक है, तो आपके पास वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए डायग्राम में। बाकी क्वेश्चन करेंगे अभी और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा सिनेरियो भी नजर आएगा पास पेपर में जिसमें ऑलमोस्ट ये दोनों एक जैसे होंगे। तो अगर दोनों आपके पास ऑलमोस्ट एक जैसे आपको नजर आए, गैप और वेवलेंथ, तो तब भी आपने सेमी सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो हो गया। इसके अलावा अब क्वेश्चंस देखते हैं तो और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे। आपको जो है वो 2023 में ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वेव्स में अगर हम कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, देर इज अ स्केल डायग्राम ऑफ वेव फ्रंट्स ऑफ रेड लाइट अप्रोचिंग अ गैप इन अ बैरियर। तो एक रेड लाइट है वो बैरियर की तरफ मूव कर रही है, और उन्होंने लिखा हुआ है स्केल डायग्राम। स्केल डायग्राम का मतलब है कि आप इसे रूलर से मेजर कर सकते हो।
इसकी आप पेपर से मेजरमेंट, जो गिवन डायग्राम है उसको आप पेपर पे मेजर कर सकते हो बाय रूलर बाय पेंसिल, ठीक है। अगर, अच्छा, बहुत सारी डायग्राम्स में ऐसा होता है कि हम खुद से मेजर करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें आप पहले चेक कर लिया करो कि नॉट टू स्केल या स्केल डायग्राम मेंशन है या नहीं। अगर लिखा है नॉट टू स्केल तो वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो ये भी मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए इस तरह से ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर जब मेजरमेंट करनी है आपने, तो आपके को 3 मार्क का सेम यही क्वेश्चन है कि बस 3 वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने आफ्टर वेव हैज पास थ्रू द गैप। तो मेन उनका पर्पस यही है कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि वेवलेंथ और गैप को मेजर करना है। अब डायग्राम तो दो बनती हैं। अब जिसे इस चीज़ का आइडिया क्लियरली नहीं होगा तो वो दोनों में से कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन पर है, तो मैं जूम इन जूम आउट करूंगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो फिलहाल अगर हम इसी स्क्रीन जूम लेवल पे दोनों को मेजर करें, तो फिलहाल अभी मेरे पास ये वेवलेंथ आ रही है 1.2। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपके पास 1.2 आए, आपके पास हार्ड कॉपी पे पेपर होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देगा। लेकिन हम अभी फिलहाल कंपैरिजन के लिए चेक करें। और दूसरी बात ये, गैप को कंपेयर करना है इसके साथ। और गैप को अगर मेजर करते हैं तो गैप बन रहा है 1.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ आपके पास स्लाइटली ग्रेटर है वेवलेंथ से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस, वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द गैप। आप यहाँ पर सेमी सर्कल्स ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। अच्छा, इसको मैं ड्रॉ करने का एक और आपको क्लियर मेथड बता देता हूँ, क्योंकि जब आप ऑन पेपर ड्रॉ करोगे फाइनल एग्जाम में तो डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन आएगा। तो उस पर आप मेहनत से ड्रॉ कर सकते हो एक बार। आपने जैसे कंपास लिया, ठीक है, आपने कंपास सेंटर में रख के और ड्रॉ कर लिया फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब क्योंकि वो 3 मार्क्स दे रहे हैं, तो 3 मार्क देने का मतलब ये है कि वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वेवलेंथ को सेम ड्रॉ करो। तो आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ 1.2 सेंटीमीटर पहले मार्क कर लेना, ठीक है। जब आप दोनों तरफ 1.2 सेंटीमीटर मार्क करोगे तो फिर कंपास जो सेंटर में रखी थी उसे आप यहाँ तक एक्सटेंड करो, तो आपको बिल्कुल एक क्लीन डायग्राम मिल जाएगी। हर तरफ से वेवलेंथ एक जैसी मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि बस 3 ही तो ड्रॉ करनी है, एक बार और मार्किंग करनी पड़ेगी। एक बार मार्किंग और करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप फिर कंपास को वहीं सेंटर में रहने देना और वहां से एक्सटेंड करना उसे यहाँ तक 1.2 तक। और इस तरह से आपके पास डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म भी लगेगी। मैंने तो अभी फ्री हैंड बनाई है, फ्री हैंड आप बना सकते हो, लेकिन 1.2 एटलीस्ट डिस्टेंस मार्क करके बना लेना, भले कर्व थोड़े से रफ हो जाए। कंपास नहीं है, लेकिन कंपास होगा तो बिल्कुल आपके पास परफेक्ट बन जाएगी डायग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? बाकी आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो किस तरह से डाइफ्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में अगर देखें तो इट शोज द सेम बैरियर एंड गैप एंड अ वेव ऑफ ब्लू लाइट अप्रोचेस द बैरियर।
अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ब्लू लाइट गिवन है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होगा? अब वैसे तो अभी फिलहाल हमने ब्लू और रेड लाइट का डिफरेंस नहीं पढ़ा, लेकिन एक जर्नली अगर डिफरेंशिएट किया जाए इसमें, क्योंकि उन्होंने अब आपसे कहा है कि आपने वेव्स भी खुद बनानी है और बैरियर के बाद भी खुद से बनाना है। ठीक है, तो रेड और ब्लू में बहुत क्लियर सा डिफरेंस होता है। आप इसमें रेनबो कलर का सीक्वेंस लिख लो। जैसे रेनबो कलर का सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो, तो बेसिकली इसमें आपके पास जो कलर सीक्वेंस है ना, तो इसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप जैसे देखो, ब्लू डिफरेंट पोजीशन पे, रेड डिफरेंट पोजीशन पे। अच्छा, बेसिकली रेड और वॉयलेट में अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे हम ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन जर्नली वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से अगर आप रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू की वेवलेंथ रेड से शॉर्ट है। वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस देन रेड। ठीक है, तो ब्लू कलर देने का उनका ये लॉजिक था। ठीक है, तो ये आ गया ब्लू कलर, तो बस इतनी सी लॉजिक थी। बाकी अब आपने क्या करना है, जैसे ये 1.1 1.2 था, और आप रेनबो कलर सीक्वेंस में देखो कि दोनों में ऐसा भी नहीं है कि दोनों क्लोज हैं। डिफरेंस काफ़ी है, मतलब बीच में तीन कलर्स आ रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो रहा है कि इनमें डिफरेंस बनेगा, अच्छा खासा बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत माइनर सा डिफरेंस हो। तो जैसे आपने पहले वेव फ्रंट्स देखी थी 1.2 की थी, अब आप वेव फ्रंट 1.2 से कम बनाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो गैप होगा वो ग्रेटर हो जाएगा वेव से। ठीक है, तो अब हम वेव को हम क्लोज क्लोज बनाएंगे। अच्छा, मैं इसे 0.9 बना देता हूँ। आप कोई भी वैल्यू की बना सकते हो, लेकिन 1.2 से कम होनी चाहिए। और रेनबो कलर का सीक्वेंस आपने देखा, तो एक रफ आइडिया आपके भी माइंड में आ गया कि इनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, काफ़ी दूर है ये कलर्स एक दूसरे से, क्लोज क्लोज नहीं है। अब ये आपके पास न्यू वेव्स आ गई और इनकी वेवलेंथ 0.9 बनाई है मैंने। ठीक है, और इसका जो गैप होगा, गैप उन्होंने कहा है कि वही सेम है। तो गैप 1.1 था, अभी भी 1.1 है। तो बस अब आपने कर्व रेज बनानी है, और उनमें भी जो वेवलेंथ है वो 0.9 का रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 0.9 का गैप रखना है। तो ये हो जाएगा कहाँ से? तो ये आपके पास बस डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो वही सेम चीज़ें थी, बिफोर आफ्टर। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपके पास कंप्लीट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा आपको इस तरह के क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे।
इसमें लाइट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइट थोड़ा सा डिटेल है। अब जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखो, ये भी हमने डिस्कस किया था। टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर पी वेव्स, एस वेव्स। स्टेट द टाइप ऑफ वेव्स दैट कैन बी मॉडल्ड एज पी एंड एस। अब पी वेव्स की अगर हम बात करें तो पी वेव्स हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल। और ये ट्रांसवर्स, बस यही डिफरेंस आपने बताना है। तो इनके बारे में वो स्पेशली अलग से पूछते हैं, इसलिए उनको हमने अलग से मेंशन भी किया था वहाँ। उसके बाद वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अ पी वेव इन द अर्थ सॉलिड क्रस्ट इज 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 4.5 हर्ट्ज। वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आता है फाइनल। और 3 मार्क्स दे रहे हैं वो इसके लिए आपको। तो इजी 5 मार्क्स क्वेश्चन है। और पहले वाले क्वेश्चन से जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम v इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज करेंगे तो फॉर्मूला अभी तक हमने यही पढ़ा था, और यही हम यूज करेंगे अभी फिलहाल। अच्छा, ये है 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा हमें, इसलिए वो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स भी दे रहे हैं। 1600 मीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका सिनेरियो। अच्छा, और आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ये एक आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक न्यू टॉपिक ऐड कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पर मेंशन है फिगर 6.1 शोज वेव क्रस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल ऑफ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर इन अ लार्ज रिपल टैंक। इसके बाद वेवलेंथ 1.6 सेंटीमीटर है। ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। और 3 आपने रिफ्लेक्टेड वेव्स बनानी है। ठीक है, तो फिर से 3 मार्क का क्वेश्चन है डायग्राम के लिए। अब इसमें क्या होगा कि वेवलेंथ 1.6 है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1.6 है। और अभी उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया एग्जैक्टली कि आपने इसे एग्जैक्टली स्केल करना है या नहीं करना। तो फिलहाल हमें इसकी हिंट क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए आप इसको एग्जैक्टली 1.6 आप मेजर करके देख लेना पेपर में। अगर 1.6 होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीट 1.6 है या नहीं। फिलहाल हमारा मेन पर्पस ये है कि आपने रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए इजी होता है आपके पास। आपने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन बनानी होती है और उससे आपको एंगल पता चल जाता है। ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टर और ये होगा जब डायग्राम ड्रॉ करने में और क्लैरिटी आ जाती है उसमें। वरना आप रफली भी आइडिया लेकर ड्रॉ कर लोगे, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखो, ये दोनों एंगल्स हो गए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। अब ये बाहर जा रही है। ठीक है, और बाहर जाने का मतलब ये हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड में कि बस आपने इसमें वेव फ्रंट्स को मार्क करना है अब।
और यहाँ पर भी आपका मेन फोकस यही होगा कि ये डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम पेपर पे मेजर करके देख लेंगे कि ये दोनों 1.6 है या नहीं, और ऑलमोस्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना गैप जो बना हुआ है तो उससे पता चल रहा है कि हाँ 1 से तो ग्रेटर ही है। तो आप मेजर करके इसे दोनों तरफ जो है वो सेम मार्क करोगे। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में भी वेवलेंथ चेंज नहीं होता, सिर्फ रिफ्रैक्शन में होता है। तो इसलिए वो आपको 3 मार्क्स भी देते हैं ताकि आप इन दोनों चीज़ों को क्लियरली इसमें मेंशन कर सको। और बी पार्ट में अगर आप देखो, इसमें मेंशन किया है इट शोज आइडेंटिकल वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप ऑफ 1.3 सेंटीमीटर। अच्छा, गैप है 1.3 सेंटीमीटर का। और उन्होंने कहा आइडेंटिकल वेव। आइडेंटिकल वेव का मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ पहले जो था 1.6 सेंटीमीटर, तो पुरानी जो वेव थी उसका वेवलेंथ 1.6 उन्होंने लिख कर दिया था, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब ये हुआ कि जो गैप है वो अब शॉर्ट हो गया। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन हिंट पूरी गिवन होती है, बस आपने रीड सही से करोगे तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि आपने क्या वर्किंग करनी है। यहाँ पर ये आपके पास वेव आ गई एक। ठीक है, और इसी तरह से आप 1.6 का गैप बनाकर दूसरा सेमी सर्कल मार्क कर दोगे। ठीक है, और फाइनली इसी तरह से आप ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। और लास्ट में आपने उसी तरह से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा से कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपके पास जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से रिलेटेड आपको एक आइडिया हो गया कि इजी 5 6 7 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, और उनमें कोई डिफरेंट या डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप उन्हें आंसर करने में काफ़ी टाइम लगे। इसके अलावा अच्छा, हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम साउंड चैप्टर को, क्योंकि वो भी शॉर्ट है, जल्दी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ पर साउंड को अगर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, साउंड भी शॉर्ट चैप्टर है, जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो साउंड के बारे में जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हमने डिस्कस किया था कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी। पहली चीज, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। दूसरी चीज, साउंड को जो है वो मीडियम भी रिक्वायर्ड होगा ट्रैवल करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अच्छा, मीडियम का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास एयर पार्टिकल्स होते हैं सराउंडिंग में, तो एयर पार्टिकल की हेल्प से आप इजीली साउंड को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वैक्यूम में अगर आप देखो,
जैसे स्पेस में साउंड ट्रांसफर नहीं होता, तो उसमें ट्रांसफर करने के लिए आप रेडियो सिग्नल्स की हेल्प लेते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो साउंड और रेडियो वेव्स दोनों अलग अलग हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा साउंड की जो स्पीड होती है वो सब में अलग अलग होगी। अब यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास तीनों में आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात की जाए, तो सॉलिड में आपसे मतलब वो तीनों में टिपिकल वैल्यू के नाम से पूछते हैं, राइट डाउन द टिपिकल वैल्यू फॉर सॉलिड लिक्विड गैस और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड और गैस। किसी एक में भी पूछ सकते हैं या दो में भी पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि इनमें बस एक एस्टिमेटेड वैल्यू मेंशन करनी होती है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद नहीं करनी, एस्टिमेटेड याद करनी है। जैसे हम सबसे पहले बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में आप 5000 टू 6000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिक्विड की बात करें, 1500 टू 1600 मीटर पर सेकेंड। और अगर गैस की बात करें, तो अगर इन रीजन में से आप कोई एक नंबर भी लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो वैल्यूज लिखी है उनमें से कोई भी आप मिडिल वैल्यू भी लिख दो। फॉर एग्जांपल आपको एग्जैक्टली रेंज नहीं लिखनी, आप चाह रहे हो आप नंबर लिखो, तो इनके बीच में से आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे 5000 6000 है, आपने 50 200 लिख दिया लेट सपोज, तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, हर मटेरियल के अलग अलग होती है। क्योंकि हर मटेरियल के प्रॉपर्टी एटम पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्मेशंस में होते हैं, तो इस वजह से सब में आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा फिर फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग साउंड। जो फैक्टर्स होंगे, तो उनमें से पहला फैक्टर होगा लाउडनेस का। ठीक है, अच्छा लाउडनेस का फैक्टर, अब लाउडनेस एक कॉमन सी टर्म है, हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। लेकिन ये टर्म का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ये टर्म आपको हेल्प आउट करेगी एक लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंशिएट करने में। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। अच्छा, फेंट साउंड और लाउड साउंड पे डिपेंडेशन आपने देखनी है कि डिपेंड किस पे करेगा, कौन सा ऐसा फैक्टर होगा। ठीक है, वो हमने देखना है। जैसे हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, तो उनमें से एक फैक्टर जो है वो लाउडनेस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब लाउडनेस को तो हमने कंपेयर कर लिया,
और जो इसके फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स में एम्पलीट्यूड का फैक्टर आएगा। मतलब जैसे आप देखते हो ना, वॉइस नोट सेंड करते हैं, वॉइस नोट में अगर आप काफ़ी लाउड साउंड में बात कर रहे हो, जैसे बाहर अगर हम हो और वहाँ से वॉइस नोट सेंड करें, तो उसमें बाहर का सराउंडिंग का शोर और वो सब भी ऐड हो जाता है। तो वो आपको उसमें बड़े स्पाइक्स नज़र आते हैं वॉइस नोट में। और अगर आप साइलेंट किसी स्पेस में हो, वहाँ से आप वॉइस नोट सेंड करोगे तो उसमें स्पाइक्स छोटे नज़र आएंगे आपको। तो बेसिकली वही एम्पलीट्यूड होते हैं। ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउड साउंड होगा। तो बेसिकली इसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखने होते हैं नॉर्मली। इसके अलावा दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, वो होगा पिच का फैक्टर। तो अगर हम पिच की बात करें, तो पिच एक फैक्टर होगा। तो पिच को आप इस तरह से लिखोगे, इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अच्छा, अब श्रिल और ग्रेव साउंड का मतलब ये हुआ, जैसे अगर आप ड्रम और फ्लूइड को कंपेयर करते हो, तो ड्रम का साउंड बहुत हैवी होता है। ठीक है, और फ्लूइड का जो साउंड होता है वो शार्प होता है। विसल का साउंड आप कंसिडर कर लो, विसल का भी साउंड शार्प होता है। तो इस तरह के जो शार्प साउंड होते हैं थोड़े से, वो आते हैं श्रिल में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम श्रिल को कंसिडर करें। और ग्रेव साउंड्स की बात करें तो हैवी साउंड्स। ठीक है, जैसे पियानो में भी देखा है, एक एंड पर आपके पास ग्रेव होता जाता है साउंड, एक एंड पर आओ तो श्रिल होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और बाकी जो है वो फैक्टर कौन सा डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इसमें ये आपको पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो श्रिल साउंड है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी और श्रिल साउंड। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी साउंड की, तो इसका मतलब है वो ग्रेव साउंड हो जाएगा। और जो थर्ड फैक्टर है वो है क्वालिटी। तो अगर क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी का जो वर्ड है बेसिकली, तो डेफिनेटली आप जब कंपेयर करते हो तब हम क्वालिटी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। और क्वालिटी इसमें कैसे डिफाइन करनी है, बेसिकली अब आपके पास दो साउंड है, उनकी सेम लाउडनेस सेम पिच है, तो उन फैक्टर्स को चेंज नहीं करेंगे।
डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, जब इसमें दोनों चीजें सेम कर दी तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपको डायग्राम की फॉर्म में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेव गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक वेव आपके पास ये गिवन है और इसको आप कंपेयर करो एक दूसरी वेव से और वो इस तरह से गिवन है। तो दोनों वेव्स में अगर आप कंपैरिजन चेक करो तो फर्स्ट वेव में आपको नजर आएगा कि डिस्टॉर्शन थोड़ी सी कम है और मोस्टली वेव यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आप सेकंड में देखो तो सेकंड में आपको काफी ज्यादा जो है वो वाइब्रेशंस नजर आ रही हैं इरेगुलर सी। तो इसमें इसमें आपको क्लियरली एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्वालिटी में वेव फॉर्म्स जो होती हैं उनको कंपेयर करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास जैसे दो साउंड्स बिल्कुल एक जैसी लाउडनेस और पिच के हैं, जैसे आप दो स्पीकर्स परचेज करना चाह रहे हो उसमें से आप कंपेयर कर रहे हो कौन सा सही क्वालिटी का होगा, तो दोनों पे जब आप सेम लाउडनेस पे साउंड प्ले करोगे तो अगर दोनों में डिफरेंस हुआ तो आपको क्लियरली साउंड के पैटर्न से पता चल जाता है। ठीक है, और अगर उनमें डिफरेंस नहीं होगा तो एग्जैक्टली दोनों में आपको साउंड का पैटर्न एक जैसा सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते हो डिफरेंस इन वेव फॉर्म्स। डिफरेंस इन वेव फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि वेव फॉर्म्स आपके पास डिफरेंट होगी, वो आपने देख लिया डायग्राम में। ठीक है, और वो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई भी हो गया कि किस तरह से डिफरेंट है। तो ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और फैक्टर्स के अलावा अब इस साउंड चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट लिखना होता है आपने, अगर उसका क्वेश्चन आए कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो हमने लिखा है अगर आपने एयर में टेस्ट करना हो कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है प्रैक्टिकली, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट आपने लिखना होता है कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप साउंड की बात करो तो हम नॉर्मल ह्यूमन एयर्स 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं क्लियरली। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर की साउंड की वैल्यू होगी या इससे नीचे साउंड की वैल्यू होगी वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं होगी। अगर हम एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन एयर की बात करें तो उसके अलावा जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि जो ग्रेटर आपके पास साउंड होता है 20,000 हर्ट्ज से तो वो चला जाता है अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में। और अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी जो है वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली मेडिकल फील्ड में, रडार सिस्टम में और कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा में। तो एक अल्ट्रासाउंड का टॉपिक आएगा और एक आएगा इसमें वो एक्सपेरिमेंट का टॉपिक, बस वो कॉपी पेस्ट मेथड है, उसमें कुछ वर्किंग या कैलकुलेशंस नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये चीज़ें इसमें बाकी हैं, उसके बाद आपके पास ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ही हम लाइट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और लाइट कंप्लीट करने के बाद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस उस लाइट सेक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है।